हेलो फ्रेंड्स। आज की तारीख है 4 मार्च और देख लेते हैं कौन कौन से इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, आज जो आर्टिकल डिस्कस होगा वो रिलेटेड है जीएस पेपर 2 और पेपर 3 से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आर्टिकल है वो पॉल्यूशन से रिलेटेड है। प्लास्टिक पॉल्यूशन किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है हिमालयन रीजन को, उस पे ये आर्टिकल है। रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो प्लास्टिक चारों तरफ फैला हुआ है, स्पेसिफिकली वो प्लास्टिक जिससे हम डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, जिसे हम जो है डिग्रेड नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ अ माइक्रो प्लास्टिक। तो माइक्रो प्लास्टिक जो है इसका डिग्रेडेशन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ना के बराबर है। और ये ना हर जगह पाया जाता है, जैसे कि आपके फूड में जो आप खाना खा रहे हो आपको पता नहीं है उसमें ये जो है प्राप्त है, मिल रहा है। जो पानी आप पी रहे हो उसमें ये अवेलेबल है। इवन जो हम ब्यूटी क्रीम जो यूज़ करते हैं, जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। जितने भी क्रीम्स हो गए हैं, राइट, जितने भी शॉप हो गए हैं, इवन शैम्पूज़ वगैरह में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये माइक्रो प्लास्टिक का जो स्केल है काफ़ी बड़ा है। इसे दूर करने के लिए जो है हमें बहुत सारे उपाय करने पड़ेंगे, जो कि अभी दिखाई नहीं देता, बट आर्टिकल के अंदर क्या है इसे हम डिस्कस करते हैं, और कैसे ये हिमालयन रीजन को प्रभावित कर रहा है इसकी हम बात करते हैं। तो ये एक्चुअली में जो माइक्रो प्लास्टिक है ये कैसे फीड हो जा रहा है हमारे फूड चेन में, वाटर सिस्टम में। तो देखो एक्चुअली में क्या है ना, मिस मैनेजमेंट, हम ना मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है प्लास्टिक के रिगार्डिंग। प्लास्टिक को कैसे हमें वेस्ट मैनेजमेंट करना है। अब इसके कारण हो क्या रहा है ना कि ये इधर-इधर एक्युमुलेट हो जा रहा है, और एक्युमुलेशन होने के कारण जो सॉइल है हमारी वो तो प्रभावित हो रही है। साइड बाय साइड ये जो है ज़मीन के अंदर चला जा रहा है। ज़मीन के अंदर जाने से और साइड बाय साइड जो रिवर हो रही है फ्लो, उसमें ये आ जा रहा है। अब रिवर में कैसे आ रहा है? रिवर में ग्लेशियर से आ रहा है, राइट? कि जो हमारा हिमालयन रीजन है या जो भी आईसी रीजन है, जो टूरिस्ट स्पॉट्स है, वहाँ लोग जाते हैं और इस तरह की चीज़ों का यूज़ करते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाता, और ये प्लास्टिक के जो पार्टिकल्स हैं ये ग्लेशियर में चले जाते हैं। टाइम के साथ ये डिग्रेड होते हैं, लेकिन इस लेवल पे डिग्रेड नहीं हो पाते हैं कि वो पूरी तरह से वैनिश हो जाएँ। तो वो माइक्रो प्लास्टिक का रूप धारण करके ग्लेशियर में आ जाते हैं। ग्लेशियर जब पिघलता है तो वो रिवर में आ जाता है, और रिवर जो है वो आपकी फूड चेन से संबंधित है। आप फिश खाते हो, आपको फिश में माइक्रो प्लास्टिक मिलता है। इवन आप रिवर के पानी का यूज़ करते हो कल्टीवेशन के लिए, उसमें ये आ जा रहा है। इवन जो ये ज़मीन के अंदर प्लास्टिक जा रही है, ये ज़मीन के अंदर डिग्रेड हो रही है, माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो रही है, और आप जो है ग्राउंड वाटर का यूज़ कर रहे हो, ज़मीन का पानी आप पी रहे हो, क्योंकि बोरिंग के का पानी हमारे यहाँ आता है, राइट? सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में डीप जो ग्राउंड वाटर यूज़ करने वाला कंट्री है, उसमें इंडिया का नाम प्रमुख स्थान पे है। तो ग्राउंड वाटर के कारण भी ये हमें जो हमारे फूड चेन में आ जा रहा है। तो सिमिलरली हम देख रहे हैं कि कैसे ये प्रभावित कर रहा है हमारे लाइफ सिस्टम को। तो हम आगे बात करेंगे कैसे ये जो माउंटेन रीजन है, हिमालयन रीजन है, हिमालयन स्टेट है, इनके साथ क्या प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, सामने आ रहा है एनवायरनमेंट को लेकर के। इस आर्टिकल में क्या-क्या पॉइंट्स हैं उस पर डिस्कस करें। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो प्रॉब्लम बताया जा रहा है कि प्लास्टिक वेस्ट जो है इसकी जो कैपेसिटी है वो सरपास कर गई है। मतलब हमारी जो क्षमता है माउंटेन स्टेट्स की डाइजेस्ट करने की, उससे ये ऊपर जा चुकी है। इवन ऐसा नहीं है कि कुछ एक्शन नहीं लिया गया, बट एक्शंस लिया गया, जैसे कि स्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो ओवरशूट डे मनाया जाता है, प्लास्टिक ओवरशूट डे, जो कि 6 जनवरी को मनाया जाता है। ऑब्वियस सी बात है इंडिया इस चीज़ को सेलिब्रेट करता है, मनाता है, ताकि लोगों में अवेयरनेस आ सके। लेकिन वेयर इज़ द रिजल्ट? नाउ हम दूसरा देखेंगे, जो हमारी सीपीसीबी है ना, जो हमारी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उनका एक पोर्टल है ईपीआर पोर्टल, दैट इज़ अ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी। ये एक पोर्टल है जिसपे ना सारी जो चीज़ें हैं अवेलेबल होती हैं। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हमारा कैसा चल रहा है, कैसे इंडिया डील कर रहा है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मैनेज की जाती हैं, लिखी जाती हैं, बताई जाती हैं। ना यहाँ पे एक और हमारे पास इंडेक्स है, मिसमैनेज वेस्ट इंडेक्स। मतलब हमने इंडेक्सिंग भी करके रखी कि हम कितना मिसमैनेज कर रहे हैं, सो दैट हम उसको अच्छा से सिक्योर कर सकें। तो उस मिसमैनेज इंडेक्स में 98.55% जो है हम नहीं कर पा रहे सही से काम। इतना वेस्ट हमारा जो है मिसमैनेज्ड है। और इस रैंकिंग में इंडिया जो है ना, केन्या, नाइजीरिया, मोजाम्बिक, ये जो साउथ अफ्रीका कंटिनेंट, मतलब जो अफ्रीका कंटिनेंट के जो कंट्री है, उनसे भी कहीं ज़्यादा पीछे है, राइट? अगर हम बात करें जो गैप वेस्ट मैनेजमेंट हमारा कैपेसिटी है प्लास्टिक कंजम्पशन को लेकर के, उसमें ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लेम करती है कि वो 60% प्लास्टिक का रिसाइकल कर रहे हैं, बट द ग्राउंड रियलिटी इज दैट, ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो हमारी सीएससी है, यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट
हमारी जो बॉडी है उनका डेटा ये कहता है कि अभी हम लोग 12% प्लास्टिक का ही क्या कर पा रहे हैं, रीयूज़ कर पा रहे हैं, रिसाइक्लिंग कर पा रहे हैं। इवन 20% हमारे जो प्लास्टिक है वो अभी तो चैनलाइज्ड ही नहीं हुए हैं कि उनको किस कहाँ पे उनका यूज़ करना है, मैंने उनको सेग्रीगेट नहीं कर पाए हैं। नाउ साइड बाय साइड हम देखेंगे कि अगर अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो हम रोड मेकिंग प्रोसेस में प्लास्टिक बेस्ड फ्यूल बनाने में, प्लास्टिक से फ्यूल बनाने में, रोड बनाने में, बहुत सारे जगहों में हम जो है अभी डिटरमाइन कर पा रहे हैं कि कहाँ पे हम कौन से प्लास्टिक का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और 20% प्लास्टिक जो है हमारी अभी वर्निंग कंडीशन में जलाने की स्थिति में है कि जिसको जलाया जाएगा और उससे क्या कुछ कर सकते हैं या पूरा जला के वेस्ट ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस करेंगे। एंड 68% जो हमारी प्लास्टिक है वो तो अभी काउंटेड ही नहीं है। मतलब प्लास्टिक के मैनेजमेंट में हमारी व्यवस्था कुछ इस तरह से लचीली दिखाई दे रही है ना। रिसेंटली जो सोशल डेवलपमेंट हुआ है कम्युनिटीज लेवल पे, SDC जिसे हम कह सकते हैं, जो कि एक फाउंडेशन है देहरादून बेस्ड, इन्होंने हाईलाइट किया है प्लास्टिक वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंगली माउंटेन स्टेट्स को प्रभावित कर रहा है। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है हमारी, है ना, जो NGT, आप बार बार सुनते होंगे ट्रिब्यूनल के बारे में, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इन्होंने भी नोटिस भेजी मिनिस्ट्री ऑफ हमारी जो इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है, इवन जो हमारे CPCB है, हिमाचल प्रदेश स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो है ये बता चुकी है कि लाहौल और स्पीति जो एरिया है, नाम सुना होगा आपने और GS में बहुत पढ़ा भी होगा, स्टैटिक फैक्ट्स यहाँ से निकल के आएंगे कि लाहौल और स्पीति जो है ये कौन से एरिया में पड़ता है, कौन से राज्य में पड़ता है। तो ये हिमाचल प्रदेश का एरिया है जहाँ का जो कोकसार पंचायती राज है वो इस मैटर में शिकायत कर चुका है। राइट, ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास भी मामला है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास भी है, हिमाचल की जो स्टेट अथॉरिटीज है जो वेस्ट मैनेजमेंट करती है वो इन मैटर को रिकॉग्नाइज कर रही है। बट प्रॉब्लम इज वेयर, तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो प्रॉब्लम ये है कि जो टूरिस्ट जा रहे हैं, जो टूरिस्ट जा रहे हैं इस क्षेत्र में, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कॉमर्शलाइजेशन होने के कारण काफ़ी ज़्यादा यहाँ के जो इको सेंसिटिव एरिया है, ये जो है प्लास्टिक वेस्ट यहाँ पे ज़्यादा हो गया है, वेस्ट डंपिंग यार्ड बन चुका है ये कह सकते हैं। ये केवल हिमाचल का ही हाल नहीं है, असम की बात करें तो यहाँ पे जो दीपोर व्हील है, राइट, यहाँ भी कुछ यही हाल है। जो दीपोर व्हील है ये एक रामसार साइट है आसाम का, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ भी आपको जो है यहाँ की जो लैंड है, राइट, यहाँ भी प्लास्टिक वेस्ट देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है यहाँ पे। और जो मणिपुर है इनकी यहाँ मणिपुर के अंदर जो एक रिवर है, राइट, दैट इज़ अ नाम्बुल रिवर, तो ये नाम्बुल रिवर भी काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है प्लास्टिक पॉल्यूशन के कारण। और हिमालय राज्य को क्लीन करने के लिए 2018 से 21 के बीच में ना कंडक्ट किया गया था एक इंटीग्रेटेड ऑपरेशन कह सकते हैं, इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव विद जीरो वेस्ट हिमालय, एक इनिशिएटिव था जो लिया गया था, लेकिन आउटपुट आप देख रहे हो कि नहीं मिल रहा है। नेशनल जो प्रोडक्टिविटी काउंसिल है, इंडियाज वेस्ट एंड जो ब्रांड का ऑडिट करती है, इन्होंने शोकेस किया कि इंक्रीज हो रहा है प्लास्टिक वेस्ट इन सभी राज्यों में। मैंने इनिशिएटिव चल रहा था जीरो वेस्ट हिमालयन रीजन के लिए कि जीरो वेस्ट यहाँ पे करना है, बट जो ऑडिट रिपोर्ट आ रही है वो कह रही है कि प्लास्टिक वेस्ट यहाँ पे बढ़ा है। अभी देखो ना, टूरिस्ट स्पॉट ज़्यादा ये सब राज्य बनते जा रहे हैं, तो अब हम टूरिस्ट को तो रोक नहीं सकते, वो तो इकोनॉमी का एक जरिया है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम है कि हम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। हम जो है प्लास्टिक का कैसे यूज़ करें, किस तरह का प्लास्टिक का यूज़ करें, उस पे हमारा वर्क होना अनिवार्य है। टूरिस्ट को रोक के हम कुछ कर नहीं सकते हैं, इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। नॉन रिसाइकेबल जो प्लास्टिक है इंडियन हिमालयन रीजन में, उसे जाने से रोकने के लिए हिमालय क्लीन अप 2022 में एक जो है वेस्ट ऑडिट प्रोग्राम चलाया गया था, जिसका रिजल्ट ये है कि 92.7% जो प्लास्टिक है वो ट्रेस किए गए हैं, ऐसे जो नॉन डिग्रेडेबल है। मतलब समझ रहे हो, 92% ऐसा प्लास्टिक है हिमालयन क्षेत्र में पाया गया जो कि डिग्रेड हो ही नहीं सकता, 72% ऐसे हैं जो कि रिसाइकल ही नहीं हो सकते हैं। तो अभी लीगली हमारे यहाँ क्या फ्रेमवर्क है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए? तो हमारे यहाँ देखो, हमारे यहाँ रूल है SMB रूल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। साइड बाय साइड हमारे यहाँ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए PWM रूल 2016 है। और जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे EPR, जो हमारे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसका जो पोर्टल है EPR, ये भी लॉन्च किया गया 2022 में। तो ये इतने सारे हमारे यहाँ फ्रेमवर्क हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से लड़ने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम जो है ना, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे कि
एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? रूल्स बहुत सारे हैं, बॉडीज़ बहुत सारी हैं, बट फिर भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा। तो राइटर का ये मानना है कि जो स्पेशल नीड है हिमालयन रीजन की, उसे पहचानना पड़ेगा, ब्रांड को मतलब पहचानना पड़ेगा, पहचान करके उस पे जो है क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी, उस पे एप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा। हिमालयन रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रहा है हिमाचल प्रदेश है, दूसरे नंबर पे सिक्किम, ठीक है? तो ये जो राज्य है ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है। इवन मिज़ोरम भी इस क्षेत्र में अब दिखाई दे रहा है, मिज़ोरम के अंदर भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है पॉल्यूशन रिलेटेड। नाउ अब हम बात करें कि क्या होना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या होगा, तो उसकी हम बात करेंगे। देखो राइटर कुछ सजेशन भी देते हैं, सजेशन भी देखेंगे तो वे फॉरवर्ड में ये कहा कहा जा रहा है कि नीड है रिसोर्सेज का एलोकेशन सही से होना, सही सपोर्ट मिलना, लोकल लोगों को, जो रिच बायोडाइवर्सिटी है, जो इको सेंसिटिव रीजन है या जो फर्जाइल इंडियन हिमालयन रीजन है, वहाँ पे ना हमें स्पेशल काम करने की ज़रूरत है। वहाँ के जो जोग्राफिकल चैलेंजेस है, जो माउंटेन वेस्ट मैनेजमेंट बॉडीज़ है, उनको ये देखना पड़ेगा साइड बाय साइड। ये जो बॉडीज़ है इनको भी एम्पावर करना पड़ेगा, लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करना पड़ेगा, लोकल लोगों के साथ मिलकर के, और ऐसे रेज़िलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने पड़ेंगे जो वेस्ट मैनेजमेंट में सही से काम कर सके। क्योंकि ना देखो पॉलिसी बनाने से नहीं होगा, एक्चुअली में ग्राउंड पे उतर के प्रॉब्लम को समझ करके, और जो टॉप अप अप्रोच होता है ना इसे छोड़ना पड़ेगा। मतलब ऊपर-ऊपर पेपर पे काम करके छोड़ना पड़ेगा। ये जो है ना बॉटम अप अप्रोच को अपनाना पड़ेगा। माने लोअर से आपको अप की तरफ जाना पड़ेगा, तब आपको जो है रिज़ल्ट दिखाई देगा। ये टॉप अप अप्रोच से आपको कुछ ख़ास हासिल होने वाला नहीं है। फिर वही ऐसे ही होगा कि इतने सारे रूल्स होंगे और जो परसेंटेज आएगा, जो रिज़ल्ट सामने आएगा वो 98% का होगा। तो आप समझ रहे हो कुछ काम नहीं बन पाएगा। सजेशन ये है राइटर की तरफ से कि प्रयास करना चाहिए, लोगों के साथ मिल कर के सस्टेनेबल पब्लिक एजुकेशन कैंपेन चलाना चाहिए। माने सतत तरीके से जो शिक्षा स्तर पे एक जो है कैंपेन चलाना चाहिए, ज्योग्राफिकल न्यूट्रलिटी को पहचानना चाहिए, टारगेट करना चाहिए ईपीआर को, और उस क्षेत्र को, जो ज्योग्राफिकल एरिया जो टारगेट किया ईपीआर ने, वहाँ पे हाईएस्ट कॉस्ट किस तरीके से जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट का वहाँ पे हम यूज़ कर सकें, क्या प्रॉब्लम है उसे पहचान सकें, उसके बाद वहाँ पे वर्क कर सकें, राइट? तो ये अप्रोच अपनाना पड़ेगा। साइड बाय साइड जो हिमालयन रीजन है, राइट? वहाँ पे अर्निंग पे असर नहीं होना चाहिए। अर्निंग ऐसा हो कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को हम प्रोसीड कर सकें और अर्निंग भी वहाँ पे होता रहे। तो पीआईबीओज़ को भी इस पे जो है वर्क करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के साथ मिल कर के सरकार को ऐसा सोचना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब देखो कंक्लूजन में ना राइटर का ये कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन में आप देखो राइटर ये बता रहे हैं कि देखो ऐसे तो हमारे यहाँ एसएमबी जो स्वच्छ भारत मिशन है, वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो स्वच्छ भारत मिशन को हमें और ज़्यादा प्लग करने की ज़रूरत है। जो हमारे यहाँ मनरेगा जो स्कीम है, उसको स्वच्छ भारत मिशन के साथ जोड़ करके रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोवाइड करना है। और ये फाइनेंस कमीशन का भी एक सजेशन था। और इससे ना ग्रांट जो है वो देना है लोकल लोगों को, सो दैट कि उनको रोजगार, देखो हिमालयन रीजन में तो रोजगार ऐसे कुछ डेली डेली का है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, बट उसमें बहुत स्किलफुल लोगों की ज़रूरत होती है। तो जो मनरेगा है वो नॉन स्किल पर्सन्स के लिए होता है। तो हो करना क्या है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत आप इनको इंटीग्रेट कीजिए और इनको फाइनेंशियली ग्रांट कीजिए, सो दैट कि आपका जो काम है, माने पॉल्यूशन फ्री होने का जो काम है माउंटेन रीजन में, वो अच्छा होता रहे। साइड बाय साइड आप जो है, सजेशन ये है राइटर का कि एक स्वच्छ भारत कोस्ट ट्रस्ट का निर्माण कर दीजिए, जिससे चैनलाइज़ हो सके जो पैसा है वो सही से पहुँच सके। और बहुत सारे जो फिलैंथ्रोपर कंट्रीब्यूशन आते हैं, फिलैंथ्रोपर कंट्रीब्यूशन जो लोग सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो समझ करके पैसा देते हैं, दान देते हैं, वो इस ट्रस्ट में भी दान दे सकते हैं। साइड बाय साइड जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो कंपनियाँ होती हैं, उनका सीएसआर फंड होता है, तो सीएसआर फंड को भी इसमें कोलैबोरेट कर देना चाहिए। साइड बाय साइड राइटर ने ये बताया है कि जो अमृत योजना है, जो अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है स्मार्ट सिटीज़ के लिए, वो भी काफ़ी अच्छा काम किया। उसके तहत भी हिमालयन के बहुत सारे जो सिटीज़ हैं, हालाँकि वो है एडेड, बट राइटर का ये मानना है कि और ज़्यादा ऐड करके सिटीज़ को, हिमालयन क्षेत्र को जो है प्लास्टिक फ्री घोषित करना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है ना, वो जीडीपी ग्रोथ से संबंधित है। देखो बहुत खुशी की बात है कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ था, राइट, एक्सपेक्टेड था कितना, कि एक्सपेक्टेड हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6% के आसपास था, लेकिन अभी हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो दैट इज़ 6% नहीं, सॉरी 7% था। तो ये 8.4 आया। तो देखो
एक्चुअली में जो जीडीपी ग्रोथ कैलकुलेट किया जाता है ये नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस के द्वारा किया जाता है, एनएसओ के द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है एनएसओ। ठीक है, तो एनएसओ के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है जीडीपी हमारी जो अभी आई है वो बहुत ही हिला देने वाली कह सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्शन था वो गलत साबित हो गया है। कहा यह गया था कि 7.2 के आसपास जो है हमारा जीडीपी ग्रोथ रहेगा, जो कि बिल्कुल 8.4% हो गया है। अब जानते हो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? वो आप देखोगे कि लोग ना जीएवी की बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जीडीपी तो अच्छा हो गया, बट व्हाट अबाउट द जीएवी? ठीक है, जीवीए, दैट इज अ ग्रॉस जो हमारा वैल्यू एडिशन है, इसमें तो स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। तो देखो, एक्चुअली में ना इसका टेक्निकलिटीज को हमें समझना पड़ेगा। जो जीवीए है वो 7.7% है, जो कि 6.5% था, तो ये बढ़ गया है। तो अब आप समझिए इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखो, जो जीडीपी है और जो जीवीए है, ये दोनों ही इंडिकेटर है इकोनॉमी को मेजर करने वाला। इकोनॉमी कैसी परफॉर्मिंग कर रही है उसको ये बताने वाला है। तो जीडीपी हाई होना तो अच्छी बात है, लेकिन जो जीवीए है हमारा, ये अगर हम देखेंगे तो ये स्लो डाउन फेस कर रहा है। लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो, स्लो डाउन फेस कर रहा है। एक्चुअली में जीवीए जो है वो कैलकुलेट नहीं हो सकता है जीडीपी के बिना। तो जीडीपी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तभी हम जो है जीवीए कैलकुलेट कर पाएंगे। अब देखो, जीवीए जो है ना, आप समझ लोगे टेक्निकल चीज क्या है तो ही आपको समझ में आएगा। जीवीए में जो सब्सिडीज सरकार देती है ना, उसको ऐड किया जाता है जीडीपी में, जो है ऐड करते हैं। प्लस जो भी टैक्सेस सरकार को मिल रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो भी होते हैं, वो माइनस किया जाता है। तो अगर ये स्लो डाउन हो रहा है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? या तो सरकार सब्सिडीज बहुत ज़्यादा दे रही है, या तो सरकार को जो है वो जो रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब, या फिर ऐसा हो सकता है कि सरकार सब्सिडी कम कर दे रही है और ये बहुत ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो जीवीए को लेकर के हु एंड क्राई अभी इंडिया में चल रहा है, इकोनॉमिस्ट जितने बड़े बड़े हैं, वो अब जीडीपी, पहले जब जीडीपी हमारी 7 पे थी ना, रुकी हुई, तो बहुत सालों से मनमोहन सिंह के टाइम से 7 पे थी, तो लोग बोलते थे अरे यार हमारी तो जीडीपी ग्रोथ आगे बढ़ ही नहीं रही, बढ़ ही नहीं रही, बढ़ ही नहीं रही है। नाउ अभी जब 8 हो गई तो हमें एकदम इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, रेदर कि हम जो है इसकी बात कर रहे हैं। तो ये भी हमें समझना है कि ये होता क्या है। जीडीपी बढ़ेगी तभी ये भी आगे बढ़ेगा या घटेगा। ये जीडीपी के बिना नहीं आगे बढ़ सकता है, घट सकता है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि सरकार सब्सिडीज बहुत ज्यादा दे रही है, राइट? तो इसके कारण भी ये स्लो डाउन हो सकता है। तो सब्सिडीज देना तो अच्छा है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, जो लोअर क्लास लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अब हम साथ साथ थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। देखो क्या हो रहा है, सिचुएशन क्या है ना, ग्लोबल लेवल पे स्लो डाउन चल रहा है। ग्लोबली जो है पूरा वर्ल्ड स्लो डाउन फेस कर रहा है इकोनॉमी के क्षेत्र में। आपने भी देखा था कि जो जापान है वो तीसरे नंबर की इकोनॉमी से फोर्थ नंबर की इकोनॉमी हो गया, और जो जर्मनी था वो अभी फोर्थ नंबर से थर्ड नंबर पे हो गया। नहीं, कह सकते हैं कि जापान और जर्मनी के बीच में ना स्वैप हो गया, राइट? और इंडिया तो फिफ्थ नंबर की इकोनॉमी है ही। लेकिन इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और जो हमारे अदर सेक्टर्स हैं, कुल मिलाकर के जो ग्रोथ हो रहा है ना वर्ल्ड लेवल पे, ये बहुत स्पॉट हो रहा है, बहुत ब्राइट स्पॉट के तौर पे भारत उभर के सामने आ रहा है। साइड बाय साइड ऐसे ग्रोथ के पीछे ना कारण जो है 8.4% का जो हमारा मेन कारण है, वो तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ही। साइड बाय साइड आरबीआई की ना पॉलिसी भी है। देखो, आरबीआई ना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कंटिन्यूअसली वर्क कर रही है। आप देखोगे 2023 से लेकर के अभी तक आरबीआई जो लैंडिंग रेट जो है उसे 6 टाइम जो है वो क्या कर सक चुकी है, इंक्रीज कर चुकी है। नाउ साइड बाय साइड हम देखेंगे कि अगर हमारा जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का जो तरीका है, अगर आप देखो तो इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो 7.44 इन्फ्लेशन था हमारा, कब? 2023 में जुलाई के टाइम पे। ये डिक्रीज करके फिर अभी जनवरी की अगर हम बात करें हैं तो 5.1% हमारा, जनवरी का मैं बता रही हूँ, ये 5.1% हमारा इन्फ्लेशन था। लेकिन व्हाट अबाउट द कोर इन्फ्लेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कोर इन्फ्लेशन हमारा कितना पॉइंट था? देखो, 3.6%। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो हमारी जीडीपी है दैट इज 8.4%, और जो हमारा कोर इन्फ्लेशन है दैट इज 3.6%। तो हमें कहीं ना कहीं से सेलिब्रेट करना है। और जो जीवीए है इसके टेक्निकल अप्रोच को हमें समझना है। ये एक इंडिकेटर है जो कि जीडीपी पे डिपेंड करती है। इसका स्लो डाउन होना रोने वाली बात नहीं है।
वाइल जब जीडीपी इंक्रीज है। नाउ हम नेक्स्ट बात करेंगे जो आर्टिकल है, ये हमारा इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। देखो इसमें ना बात की गई है जो प्रोटेस्ट चल रहा है फार्मर का, जो प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट है एमएसपी को लेकर के, इस पे कुछ हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखो ऑलरेडी ये सब चीज़ें ना बहुत डिस्कशन हो चुकी है, बट फिर भी हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। देखो जो फार्मर का डिमांड है वो कितना रेलेवेंट है, इसमें राइटर ने बताने की कोशिश की है। 12 डिमांड है, 12 डिमांड उन जो है उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है C2+50%, और 23 क्रॉप पे उनको जो है क्या चाहिए, एमएसपी चाहिए। साइड बाय साइड उनको मेजर क्या चाहिए, 200 दिन का जो है 700 रुपये प्रतिदिन की जो है हाजिरी होनी चाहिए मनरेगा के अंदर। इसे कंसिडर करना, और एक बड़ी योजना है जो कि पेंशन योजना है, इकोनॉमिकली ग्राउंड पे मिलना चाहिए 10,000। तो ये बड़े बड़े डिमांड है। अब देखो क्या है एक्चुअली में, ये जो C2 है ना, C2 जो डिमांड की गई है, ये आपने देखा C2+50। तो ये C2 क्या है, देखो C2 एक्चुअली में कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट है जो कि A2+FL है। A2 का मतलब जो एक्चुअल कॉस्ट आ रहा है ना? जैसे धान की खेती कर रहे हैं तो कितना ज़्यादा आपको धान के लिए बीज और जो पानी और जो भी खाद वगैरह लग रहा है, उसका जो कॉस्ट है, प्लस आपके घर वाले उसमें काम कर रहे हैं, आपके फादर मदर सब मिलकर के काम कर रहे हैं, तो सबका जो इंडिविजुअल सैलरी है वो, तो ये दोनों को जोड़ने के बाद प्लस उसमें और 50% एक्स्ट्रा ऐड किया जाए, ये एमएसपी के लिए फॉर्मूला तय किया था किसने, स्वामीनाथन कमेटी ने। तो यही है C2+50%, राइट? तो अब C2+50% ये अगर हम 23 क्रॉप पे देते हैं तो इसके क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज होंगे, वो यहाँ पर डिटेल से डिस्कस किया गया। अगर ऐसा करते हैं तो सनफ्लावर पे एमएसपी जो है 40% हो जाएगी। उसी तरह से जो एफआरपी है, एफआरपी क्या होती है ना, ये भी एक तरह का मिनिमम प्राइस होता है, और ये बेसिकली गन्ना वगैरह के लिए होता है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमी अफेयर ही एफआरपी तय करती है गन्ना के लिए। अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, बट सबसे अधिक जो एफआरपी दी जाती है वो पंजाब, हरियाणा, यूपी, इन सभी क्षेत्रों में। वैसे गन्ने की खेती भी यहीं पे ज़्यादा होती है। तो वो भी क्या हो जा रहा है, 3% से बढ़ कर के 9% हो जा रहा है। इवन मस्टर्ड पे जो एमएसपी है वो भी हमारी बढ़ जा रही है 8% के आसपास। तो अलग-अलग फसलों पे, जैसे सीसम पे 37%, सनफ्लावर पे अभी हमने देखा, ग्राउंडनट्स पे 26%, पैडी पे जो है आपका 31%, ज्वार पे 33%। तो देखो एज सच इतने परसेंटेज याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना समझिए कि अगर C2+50% का जो परियोजना है उसको यूज़ करते हैं, तो सारे के सारे कॉस्ट जो हैं वो बढ़ जाएँगे, एमएसपी सबकी बढ़ जाएगी। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम कुछ ख़ास नहीं होने वाला है, एक बड़ा होने वाला है। कुछ ख़ास नहीं बल्कि बड़ा होने वाला है। बड़ा क्या होने वाला है? ये मेरे पॉइंट्स नहीं है, राइटर के पॉइंट्स है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये मेरे अपने सेंटेंस नहीं है, क्योंकि मैं डिस्कस कर रही हूँ, एंड दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट द बेस्ड ऑन द आर्टिकल का एसेंस क्या है। तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर इस तरीके से बढ़ती है तो प्राइस हाइक हो जाएगा कमोडिटीज़ का। इवन जो डेयरी प्रोडक्ट है, जो पोल्ट्री फार्म्स वग़ैरह होते हैं, राइट, फिशरीज वगैरह होती हैं, लाइव स्टॉक जितनी भी चीज़ें हैं उनका भी फिर डिमांड होगा। फिर वो भी करेंगे क्योंकि ये भी तो एग्रीकल्चर का एलाइड सेक्टर है ना। तो यहाँ भी डिमांड होगा। तो कुल मिलाकर के जो फूड पे हमारा इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ जाएगा, और ये इन्फ्लेशन जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होने वाला है फार्मर के लिए भी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ आम जनता के लिए हो जाएगा, किसान इससे वंचित रह जाएँगे। ये किसान जो है, जो गन्ना का किसान है, वो भई वो दूध तो खरीदेगा ही ना। जो गन्ना का किसान है वो राइस तो खरीदेगा ही। जो राइस का किसान है वो व्हीट तो खरीदेगा ही, वेजिटेबल तो खरीदेगा ही। तो इस तरीके से जो खरीफ फसल है हमारे, जो राबी फसल है हमारे, इन पे काफ़ी ज़्यादा महँगाई आ जाएगी, पैडी वगैरह पे महँगाई आ जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी जो दिक्कत परेशानी आने वाली है, वो जो लैंडलेस पर्सन है, जो गरीब आदमी है, जिनको पीडीएस के थ्रू जो है राशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है गवर्नमेंट के द्वारा, उनका क्या होगा, उसका कॉस्ट का क्या होगा जब सरकार फ्री में लेती है। अभी लेट्स सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ₹20 प्रति केजी के हिसाब से सरकार अगर जो है धान खरीदती है, चावल खरीदती है, और पीडीएस में जाकर के वो फ्री में वो देती है, तो सरकार को तो ₹20 का ही लॉस हो रहा है। लेकिन जब ये बढ़ जाएगा तो सरकार को ज़्यादा लॉस होगा। तो जब सरकार का ज़्यादा लॉस इस सेक्टर में होगा तो सरकार इसे कहीं न कहीं तो मिनिमाइज़ करेगी। फिर वो क्या करेंगे, पीडीएस में वो बंद कर सकते हैं। अगर वो मान लो पीडीएस बंद नहीं करते हैं तो कोई दूसरी योजना और स्कीम जो है, जो चल रही है फ्री फोकट की, वो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होती हुई नज़र आएगी। और अगर ये सब चलती भी रही, अगर आप इसको नहीं कट कर रहे हो, तो कहीं न कहीं आप इसको मैनेज करोगे, फिर आने वाली जो अच्छी स्कीम्स होगी, वो जो है हमारी डिवलवेट हो जाएगी। वे फॉरवर्ड में क्या है, देखो जो किसान का डिमांड है 200 दिनों का मिनिमम जो मिलना चाहिए मनरेगा के तहत,
₹700 इसके ना बहुत ज़्यादा बजटरी कॉस्ट हो जाएँगे। जैसे कि अभी वर्तमान में 86,000 करोड़ रुपया 2023-24 का जो रिवाइज़ एस्टीमेट बजट में बताया गया, 86,000 करोड़ रुपया दिया गया मनरेगा वर्कर को। अगर उनकी प्रतिदिन की जो सैलरी है ₹236 60 पैसे है, तो इतना कॉस्टिंग गया। लेकिन अगर ₹700 किया जाए 200 दिन के लिए, तो ये बढ़ कर के हो जाएगी 10.4 लाख करोड़ से ज़्यादा। तो ये फिजिकल डेफिशिएट हमारे ऊपर एक आ जाएगा। भारत की अगर हम बात करें, ओवरऑल अगर हम बात करें, तो 47 लाख करोड़ का पूरा का पूरा जो है हमारा वो मतलब सिस्टम ही है, सेंट्रल का बजट ही इतने का है। और अगर इस तरीके से हम इन सब चीज़ों को ऐड ऑन करते हैं, साथ ही साथ पेंशन को भी यूज़ करते हैं, और जो लोन हो जाते हैं किसानों के ऊपर, क्योंकि किसानों का कर्जा माफ़ करने की बात भी है, तो किसानों का कर्जा माफ़ करें, पेंशन की बात करें और ये मनरेगा को जोड़ दे, तो आप समझ लीजिए कि गवर्नमेंट जो है फिज़िबल नहीं हो पाएगी आगे इसको प्रोसीड कराने के लिए। 1 साल हो जाएगा तो दूसरे साल तक देश को चलाने का पैसा नहीं रहेगा, तो इस पे थोड़ा-सा किसानों को सोचना पड़ेगा। साइड बाय साइड एफसीआई को भी बहुत सारे काम करने के सजेशंस राइटर ने दिए हैं। इसमें बताया गया कि गवर्नमेंट को जो है वो स्ट्रेंथन करना चाहिए मार्केट को, ऑप्शंस होने चाहिए, वेयर हाउस ऑप्शंस अच्छे होने चाहिए, रिसीविंग का जो सिस्टम है हमारा वो अच्छा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे अच्छे होने चाहिए सो दैट कि हम अपने स्टोरेज को बढ़ा सकें, सही से रख सकें। डिजिटल कॉमर्स जो हमारा भी है उसको और वाइबल और एक्सेसिबल बनाने की ज़रूरत है। और जो मार्केट गेट द मार्केट राइट्स, ये जो ब्रीफ है ये लोगों के बीच में अच्छे से पहुंचना चाहिए कि मार्केट का राइट सबको है। किसान कहने का मतलब ये है कि जो किसान डिमांड करे, किसान के बाद अगर व्यापारी जाके डिमांड करे, आम आदमी अगर डिमांड करे कि उनको भी अधिकार है सस्ते चीज़ों को अवेलेबल करवाने का, तो फिर क्या होगा? तो इसलिए गवर्नमेंट को इस पे काम करना पड़ेगा। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसे हम देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। देखो एमएसपी भी अभी हमने डिस्कस किया, तो एमएसपी पे क्वेश्चन आया हुआ है। 150 वर्ड में करना था और ये 2018 का क्वेश्चन है। देखो क्या है, क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय एमएसपी। तो आपको एमएसपी समझाना है, इसमें इंट्रोडक्शन में एमएसपी क्या है ये आपको बताना है, क्योंकि वो 10 मार्क्स का ही है, तो आपको ध्यान से समझ के लिखना है, 150 वर्ड में लिखना है, यानी 1 से डेढ़ पेज में आपको आंसर खत्म करना है। तो आपकी जो इंट्रोडक्शन होनी चाहिए वो कितना ज़्यादा कैची होना चाहिए। और हाउ विल एमएसपी रिड्यूस फार्मर फ्रॉम द लो इनकम ट्रैप। और यहाँ पे आपको फ़ायदे बताना है कि एमएसपी अगर हम देते हैं, सरकार देती है, तो इससे जो किसान है वो लो इनकम का जो ट्रैप है, यानी जो कम कमाने का एक जो मकर जाल है उससे कैसे किसान बाहर निकल पाएंगे, तो आपको बेनिफिट बताना है, वे फॉरवर्ड कर देना है, तो बस आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा जो प्लास्टिक पॉल्यूशन वाला हमने देखा था, तो उससे क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैंने दिया है, इसको देख लीजिएगा। प्लास्टिक पॉल्यूशन हैज़ बिकम जो है प्रिजाइव इफेक्टिव लैंड वाटर बॉडीज, जो लैंड हो गए, वाटर बॉडीज हो गई, ठीक है, तो इनके ऊपर कैसा इफ़ेक्ट डालती है रिमोट एरिया में। और फिर इवन आपको एग्जामिन ये भी करना कि क्या मेजर टेकन किए गए हैं टैकल द प्लास्टिक पॉल्यूशन इन इंडिया। तो जो मैंने आपको बताया ना बोर्ड के बारे में, जो लीगल फ्रेमवर्क मैंने आपको आर्टिकल में डिस्कस किया था, उन सभी पॉइंट को आप यहाँ पे ऐड ऑन करोगे। तो आर्टिकल को देखते हुए ये क्वेश्चन है, तो इसको आप ज़रूर से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। एक जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हिमालयन रीजन है वहाँ की जो इकोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा क्या हो रही है। अब देखो मैंने आर्टिकल में इस पॉइंट को डिस्कस किया है कि जो टूरिस्ट सेक्टर है उनके बढ़ने से हिमालयन रीजन का जो इकोलॉजी है वो कैसे प्रभावित हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने से टूरिज्म में बढ़ोतरी हुई है और इससे इन्वायरमेंट में कितने ज़्यादा डिग्रेडेशन देखने को मिले हैं इन रीजन पे। तो इसके ऊपर भी आपको जो है एक अच्छा आंसर लिखने की कोशिश करना। आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? इससे आपके फैक्ट्स भी जो है वो मजबूत होंगे, आपको एक सोचने का वे भी मिलेगा। और अगर आप नहीं कुछ कर पाते हैं, नहीं लिख पाते, तो एटलीस्ट आप क्वेश्चन पढ़िए और सोचिए कि अगर आपको लिखना होता तो आप 5-7 मिनट के अंदर क्या लिख पाते। This is all about आज का आर्टिकल डिस्कशन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।